अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स और खुश आमदीद। आज हमें काफ़ी दिलचस्प मौजू डिस्कस करने जा रहे हैं, जहां चाइना के जदीद J-10C और फ्रांस के काफ़ी मशहूर रफ़ेल लड़ाके तैयारे के बीच कंपैरिजन किया जाएगा। तो जैसे कि आप सब अब तक आगाह हो ही चुके होंगे कि PAF जल्द चाइना के J-10 सीरीज़ में से सबसे जदीद वेरिएंट J-10C इंडक्ट करने जा रहा है, और दूसरी तरफ इंडिया ने फ्रांस से हासिल किए हुए रफ़ेल्स ऑपरेशनलाइज करना शुरू कर दिए हैं। इसकी बेसिस पे काफ़ी लोगों की तरफ से सवाल उठते हैं कि आखिर इन दोनों फाइटर्स, जिनको दुनिया के सबसे एलीट्स की तरजीह दी जाती है, आखिर बेहतर कौन सा है। आज इसी सवाल का जवाब दिया जाएगा दोनों फाइटर्स की टेक्निकल एनालिसिस करते हुए, जिसका क्रेडिट PSF के एविएशन एक्सपर्ट्स स्टिंगरे और होरस को जाता है। टाइम ज़ाया किए बगैर शुरुआत की जाए। मैं आपका होस्ट ब्लिट्स फैल्कन, और आज का मौजू है टेक्निकल कंपैरिजन ऑफ J-10C वर्सेस रफ़ेल। सबसे पहले दोनों तैयारों के डिज़ाइन और एयरफ्रेम का जायज़ा लिया जाए, और हम स्टार्ट J-10C के टेक्निकल डेटा से करेंगे। J-10C के पास अनकपल्ड कैनार्ड, अनकपल्ड फ्लिपार्ड और अनकपल्ड टेल स्टेबलाइजर्स हैं। इसका फ्रंट RCS भी काफ़ी कम किया गया है अगर पिछले वेरिएंट से कंपेयर किया जाए। इस सब का मतलब ये है कि इसके स्टेबलाइजर्स इसको स्लो स्पीड में महफूज और शानदार मैनेवरेबिलिटी देते हैं। इसका मतलब ये है कि J-10C काफ़ी आसानी से जहां मुड़ना चाहे, जिस भी रफ्तार से उड़ रहा हो, आसानी और जल्द मुड़ सकता है, और ये चीज़ आज के काफ़ी जदीद तरीन लड़ाके जहाज़ों में नहीं पाई जाती। J-10C में या तो सैटर्न लियोन का A31FN इंजन डाला जा सकता है, जो इसको 125 किलो न्यूटन थ्रस्ट देता है, और या तो WS-10A इंजन डाला जाता है, जो इसको 125 और 145 किलो न्यूटन के बीच बीच में थ्रस्ट देता है, जो एक सिंगल इंजन फाइटर जहाज़ के लिए काफ़ी ताकतवर है। अब बात रफ़ेल की करते हैं। रफ़ेल के पास कपल्ड कैनार्ड्स और अनकपल्ड फ्लैपार्ड्स हैं। इसके पास हॉरिजॉन्टल टेल स्टेबलाइजर्स नहीं, पर लोअर फ्रंट RCS है, जो इसके आगे वाले डिज़ाइन की वजह से स्पेशली S-टक इनटेक्स में रफ़ेल को दो सिनेक्मा MA82 टर्बोफैन इंजन से लैस किया गया है, जो इसको 75 किलो न्यूटन पर इंजन देते हैं। यहाँ अगर दोनों रफ़ेल और J-10C का कंपैरिजन किया जाए तो वाज़ेह है कि J-10 के पास ज़्यादा थ्रस्ट टू वेट रेशियो है, क्योंकि ये रफ़ेल से वज़न में हल्का और इंजन पावर में ज़्यादा है। यहाँ J-10C रफ़ेल से काफ़ी बेहतर है, वो इसलिए कि लड़ाके जहाज़ों को हर वक्त अपने सिस्टम्स को इस्तेमाल करने के लिए काफ़ी पावर चाहिए होती है, और J-10 के इंजन उसको एक्स्ट्रा पावर देते हैं। इंजन पावर का स्पीड पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। डिज़ाइन और एयर फ्रेम के बाद अब हम ज़रा नज़र परफॉर्मेंस पे मारते हैं, और जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है, J-10C की कुल रफ्तार माक 2.2 है, और कॉम्बैट रेंज 1250 किलोमीटर है, जिसमें ये 7500 किलोग्राम तक का पेलोड उड़ा सकता है। दूसरी तरफ रफ़ेल को देखा जाए तो इसकी कुल रफ्तार माक 1.8 है, जो ये ऊंचले एल्टीट्यूड में, और निचले में माक 1.1 है। इसकी कॉम्बैट रेंज 1850 किलोमीटर है, और ये 9500 किलोग्राम पेलोड कैरी कर सकता है। ज़्यादा पेलोड और कॉम्बैट रेंज की वजह यह है कि इसके पास ट्विन इंजन हैं और इसमें ज़्यादा फ्यूल डाला जाता है। इसमें रफ़ेल को फ़ायदा मैन्यूवरेबिलिटी में भी है, क्योंकि ये ज़्यादा जीज पुल कर सकता है और विंग लोड कम होता है। वापस J-10C पर आए तो हम देख सकते हैं कि इसके पास TBC भी अवेलेबल है, और काफ़ी कंट्रोल सर्फेसेस हैं जो इसको जल्द ऊंचा उड़ने, रोल और टर्न रेट की सलाहियत देते हैं। हाँ, इनका एक नुकसान है, जब भी J-10C TBC इस्तेमाल करें एनर्जी लूज करता है, जिसको रिकवर करने में थोड़ा वक्त लग सकता है। तो इस लिहाज से रफ़ेल बेहतर है, लेकिन आखिर में सब कुछ हालात पर डिपेंड करता है, क्योंकि फ़र्ज़ करें अगर इंगेजमेंट टाइम ज़्यादा हो, जहाँ सारी एट्रिशन की गेम चल रही हो, डॉग फाइटिंग हो या ऐसी कोई चीज़ हो, तो रफ़ेल बेहतर है, क्योंकि वो हाई इंटेंसिटी मैन्यूवरेबिलिटी ज़्यादा देर तक कर सकता है एनर्जी लूज़ किए बगैर। लेकिन अगर इंगेजमेंट शॉर्ट हो, जहां दोनों ने दूर दूर से लॉक इन करके फायर करना हो और जगह बदलनी हो फौरन, तो वहाँ J-10C बेहतर है। और अक्सर औकात यही होता है आजकल के ज़माने में कि दूर दूर से इंगेजमेंट्स हो रही होती हैं, तो उस हिसाब से J-10C बेटर है। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं रेडार पे कंपैरिजन। J-10C KLJ-10 रेडार से लैस है, जो KLJ-5 से डिराइव्ड है। वही KLJ-10 रेडार चाइना के 5th जनरेशन स्टेल्थ जहाज J-20 में इस्तेमाल किया जाता है।
इसका मतलब ये है कि J-10C की रडार कैपेबिलिटी दुनिया के वन ऑफ द टॉप फाइटर से मिलती है। अगर टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस देखी जाए तो पहले कोई एक रेफरेंस के तौर पे JF-17 ब्लॉक 3 का इस्तेमाल करते हैं। JF-17 ब्लॉक 3 का रडार KLJ-7A है, जिसमें 1000 DRM मॉड्यूल्स हैं और रेंज 3M2 RCS टारगेट के लिए 170 किलोमीटर है। पर J-10C वाले रडार में 1200 DRM मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं और इसमें GAI बेस्ड TR भी हैं, पर अभी पब्लिक इंफॉर्मेशन नहीं कौन से टाइप के। अब क्योंकि J-10C का रडार ज़्यादा एडवांस्ड है और इसमें ज़्यादा पावर आउटपुट भी आती है, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी रेंज KLJ-7A से ज़्यादा होगी। एक्सपेक्टेड रेंज इसकी 3M2 RCS टारगेट्स के लिए 260-290 किलोमीटर के बीच बीच में एक्सपेक्टेड है। अब बात जहां रफेल की आती है, इसके अंदर RBE-2 AESA रडार डाला गया है, जिसकी रिपोर्टेड 3M2 RCS टारगेट्स के लिए रेंज 200 किलोमीटर से ज़्यादा है और साथ में इसकी रिलायबिलिटी और कम मेंटेनेंस की ज़रूरत काफ़ी तरजीह रखती है। इसका रडार 838G ASTR मॉड्यूल्स इस्तेमाल करता है, जो IBSTR मॉड्यूल से बेहतर और 60 टारगेट्स को एक साथ ट्रैक कर सकता है। आखिर में J-10C ही बेहतर निकलता है क्योंकि इसके पास ज़्यादा थ्रस्ट पावर अवेलेबल है, जो रडार के फंक्शंस को पूरी कैपेसिटी पर हर वक्त चला सकता है। लेकिन रफेल के पास ये सलाहियत नहीं है उसके अंडर पावर्ड इंजन्स की वजह से। एक असल कॉम्बैट इंगेजमेंट के वक्त रफेल के पास काफ़ी लिमिटेड ऑप्शंस होंगे जब उसके रडार के सारे फंक्शंस यूज़ करने की बात आती है। सब चीज़ें हालात पर डिपेंड करेंगी। अगली बात अब हम एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम पर करेंगे। J-10C के पास 3 बड़े मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले पैनल्स हैं, साथ में एक वाइड HUD डिस्प्ले जो J-25 जनरेशन वाले के साथ मिलता जुलता है। एक चाइनीज जॉइंट हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले भी J-10C में लहस है और साथ साथ एक नया सिंगल पैनल मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले सिस्टम जो हेलमेट माउंटेड साइट और IRSD के साथ इंटीग्रेटेड है। J-10C का कंट्रोल सेंटर में है HOTAS कंट्रोल के साथ J-10C के रडार वार्निंग रिसीवर्स कैनार्ड्स के आगे दिए गए हैं और इस जहाज का पिछला हिस्सा RAM मटेरियल्स से पेंटेड है, जो सेमी स्टेल्थ कैपेबिलिटी देता है। बाकी रडार वार्निंग रिसीवर स्प्रेड आउट हैं पूरे जहाज पर, जैसे कि इंजन कंपार्टमेंट के ऊपर। और जहां तक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बात आती है, अभी तक असम्पशंस हैं कि इसमें J-20 वाला इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट डाला गया है, लेकिन उसकी कैपेबिलिटीज़ अभी पब्लिक नहीं की गई। J-10C के पास जैमिंग और दूसरे मल्टीपर्पज़ पॉड्स कैरी करने की भी सलाहियत है, जो वो अपने 2 नोज माउंटेड हार्ड पॉइंट्स पर लगाता है। J-10C पर टेल माउंटेड पॉड भी फिक्स्ड है, जिसका काम इलेक्ट्रॉनिक वार्निंग और काउंटर मेजर्स है। अब हम रफेल की तरफ आते हैं और बिल्कुल J-10C की तरह रफेल में भी हैंड्स ऑन थ्रॉटल एंड स्टिक कंट्रोल और 3 वाइड मल्टीफंक्शनल डिस्प्ले सिस्टम मौजूद हैं। रफेल के पास एक बहुत जदीद स्पेक्ट्रा नाम का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी मौजूद है, जो काफ़ी पोटेंट सिस्टम है। ये दूसरे एवियोनिक्स और डेटा प्रोसेसिंग यूनिट्स के साथ इंटीग्रेटेड होता, जो पूरे जहाज में फैले हुए। ये जहाज को इनेबल करता है टू अंडरटेक मिशंस इंडिपेंडेंट सीट प्लेटफॉर्म से। अब रफेल के सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स भी शामिल हैं, जिसमें शैफ और डिकॉयज होते। रफेल में एक मल्टी फंक्शनल टारगेटिंग पॉड भी लैस है, जो लाइव वीडियो फीड और इंफ्रारेड इमेजिंग ट्रांसमिट करता है। इसमें एक नोज माउंटेड ऑप्टिकल सेंसर भी अवेलेबल है, जो जैमिंग से इम्यून होता है। रफेल की तकरीबन कीमत 30% एवियोनिक्स को जाती है, जो हमारी असेसमेंट के मुताबिक इस वक्त कोई चाइनीज सिस्टम नहीं जो स्पेक्ट्रा से बेहतर हो। कंक्लूजन यही है कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी वाइज रफेल बेहतर है एक छोटे से मार्जिन से, लेकिन ये भी याद रखना होगा कि रफेल के इंजन अंडर पावर्ड हैं, जिसकी वजह से ये J-10C की तरह अपने सब सिस्टम्स लगातार नहीं चला सकता और इसीलिए J-10C को सुपीरियर माना जा सकता है। आखिरी चीज़ हम वेपन्स पैकेज को कंपेयर करेंगे। ये देखकर साफ पता चलता है कि दोनों के पास काफ़ी कैपेबल इन्वेंट्री है। दोनों के पास एक यूनिक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल भी है। रफेल के पास मीटियोर जो रैम जेट है का इस्तेमाल करता है और J-10C के पास PL-15। दोनों के पास एंटी शिप मिसाइल्स और इस तरह के काफ़ी डिफरेंट सिस्टम्स हैं जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जो J-10C को ओमनी रोल बनाता है। अब आर्मनेंट्स के केस में रफेल कदरे बेहतर है, क्योंकि इसके पास ज़्यादा कैरिंग कैपेसिटी है और जदीद तरीन वेपन्स फील्ड करता है,
लेकिन J-10C भी तकरीबन साथ साथ ही है। अगर कंक्लूजन की जाए तो दोनों हथियारे काफ़ी पोटेंट हैं अपने अपने रोल में, और आखिर में फ़र्क पायलट लाएगा। एक और चीज़ हमें याद रखनी होगी कि आजकल की एयर इंगेजमेंट्स में जहाज़ कभी वन ऑन वन इंगेज नहीं करते। इनको हर वक्त होशियार रहना पड़ता है दुश्मन के जैमर्स और एयर डिफेंस से। तो बात वही पायलट पर आती है और डिफरेंस इसकी स्किल की डिफ़ाइन करेगी। इस बात के साथ साथ मैं कंक्लूड करता हूँ आज का टॉपिक। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड सब्सक्राइब। लेट्स फैल्कन साइनिंग ऑफ।